हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज एक फ़िज़िक्स का लेक्चर शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, जेई मेंस एंड एडवांस और नीट के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड जो है हमारा इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना है। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है चार्ज, एंड स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। यानी यह एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में डील करते हैं, और वैसे चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट में रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी यह एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट पे यानी स्थिर चार्ज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ समझाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट। अब देखिए हम लोग सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। तो ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज और इसका जो फील्ड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में हम लोग गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे। और इसके बाद बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। और सी में लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारे चीज़ पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। तो अब हम लोग जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, यानी व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर चार्ज को डिफाइन करने के लिए बोला जाए व्हाट इज चार्ज, देन इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज जब आएगा तो उसके साथ साथ मास आएगा, लेकिन मास के साथ चार्ज आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मास के साथ चार्ज है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन मास के साथ आता है, फिर भी उस पर चार्ज भी है। प्रोटॉन मास के साथ आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसमें मास तो है बट चार्ज नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं कि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, बट मास के साथ हमेशा चार्ज आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी हम लोग यहाँ पे तीन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि चार्ज एट रेस्ट, पहला चार्ज एट रेस्ट यानी चार्ज जब रेस्ट में रहे। दूसरा पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, और चार्ज इन मोशन में दो कंडीशन है। एक तो जो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होगा, या बोलेंगे कि मोशन जो है टाइम के साथ क्या करेगा, टाइम के साथ
टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, और एक हमारा जो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बोल सकते हैं या जीरो एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। यानी टाइम के साथ हमारा जो स्पीड जो है वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो तीन तरह का इसमें है कि चार्ज एट रेस्ट, तो जब चार्ज एट रेस्ट रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि हमारा जो चार्ज का स्पीड है टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करे। और जब एक्सीलरेटेड मोशन करेगा हमारा चार्ज, जब एक्सीलरेटेड मोशन करेगा हमारा चार्ज, तो इस कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी, एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है ए में कि V इक्वल टू 0, यानी चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में रहेगा तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। स्पीड जब कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारा कि जो हमारा चार्ज जो है स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, यानी हमारा जो स्पीड है वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी का रेडिएशन भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने तीन बातें जाना कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जब हमारा चार्ज मोशन में रहेगा बट हमारा स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट मोशन में वो चलेगा हमारा चार्ज, तो उस समय हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ें प्रोड्यूस होगा। और जब हमारा चार्ज का स्पीड वेरी करेगा टाइम के साथ, यानी कांस्टेंट मोशन से नहीं मूव करेगा, यानी एक्सीलरेटेड मोशन से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो जनरेट करेगा ही, और साथ ही साथ एनर्जी का रेडिएशन यहाँ पे होगा, यानी रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। अब देखिए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि चार्ज कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी बात यह है कि चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हाउ वी डिनोट्स द चार्ज। तो चार्ज को हम लोग कैपिटल Q और स्मॉल q से डिनोट करते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई जो चार्ज है उसका SI यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलॉम है, क्या है, कूलॉम है, ठीक है। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी जानेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि I इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी और I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I जहाँ पे हमारा करंट है, Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेल्टा Q और डेल्टा T के टर्म में दिखाया है। तो डेल्टा Q इक्वल टू हो गया I इंटू डेल्टा टी, यानी चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम इंटरवल, तो यहाँ से करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। तो एम्पियर का A लिख दिए और टाइम का T लिख दिए, यानी हमारा जो AT हो गया यहाँ पे, क्या ये जो AT है ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है। क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है कि दूसरा बात यह भी है कि हमारा जो 1 कूलॉम होगा तो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को ही 1 कूलॉम बोलेंगे। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलेंगे, 1 कूलॉम बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मेनली हम लोग दो टाइप के क्वांटिटी को पढ़ते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। एक तीसरा क्वांटिटी भी होता है टेंसर क्वांटिटी, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी
जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और वो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट चार्ज हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और यह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करता है, अलजेब्रिक लॉ को। ठीक है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज निगेटिव भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और 1 E प्लस लिखा है यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी बोल सकते हैं कि 1 प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब देखिए चार्ज के बारे में हम लोग दो बेसिक बातें जानेंगे और वो क्या है कि दो चार्जेस जब सिमिलर टाइप के होंगे, सिमिलर टाइप यानी माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जैसे ही दोनों अलग अलग होंगे, जैसे एक माइनस हो गया दूसरा प्लस हो गया या एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये दो बेसिक बातें हम लोग को याद होना चाहिए, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड वाइल मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, यानी ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। दिस चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड वाइल मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, और वी कैन से चार्ज इज इनवेरिएंट एंड मास इज वेरिएंट। मास वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा रेस्ट मास है और ये हमारा मूविंग मास है। मूविंग मास इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिया है। v हमारा क्या है, चार्ज का स्पीड है और c लाइट का स्पीड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा मूविंग मास कुछ और है और इसके अकॉर्डिंग और रेस्ट मास कुछ और है। ठीक है, बट चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, यानी स्पीड पे वो चार्ज डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज रेस्ट में रहे या चार्ज मोशन में रहे, रेस्ट में जितना चार्ज का मास है उतना ही, सॉरी, रेस्ट में जो चार्ज है वही चार्ज का वैल्यू मोशन में भी होगा। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल और केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा लाइन ये भी है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, ये दोनों क्या दिखाया गया है, यहाँ पे इक्वल दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वी विल अंडरस्टैंड ईयर विद द एग्जाम्पल्स। देखिए दोनों सेम बॉडी है, दोनों सेम बॉडी है। ठीक है ना, तो पहले वाले में देखिए कि यहाँ पे इस बॉडी में, ये सिस्टम ऑफ बॉडी में तीन बॉडीज है जिस पे चार्ज है 3 कूलम, 1 कूलम और -2 कूलम। ठीक है, तो इसका नेट निकालिएगा तो 3 1 4 और 4 में से 2 गया, 2 आना चाहिए,
चार में से 2 गया, कितना आना चाहिए? 2, 3 1 4, हाँ 4 में से 2 गया, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या है, नेट हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी नेट कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 2 5, कितना जोड़ेंगे, 3 और 2 5, प्लस यहाँ पे वैकेंट है तो यहाँ पे क्यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्यू। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 - 2 = 5 प्लस क्यू, यानी 3 2 5 प्लस ये वाला क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला है Q = -3 कूलम। क्या मिल गया, Q = -3 कूलम। ठीक है, तो एक आइसो कहने का मतलब ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी चार्ज हमारा जो होता है उसका अमाउंट जो होता है फिक्स्ड होता है। चार्ज हमारा जो होता है उसका अमाउंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो जो एग्जिस्ट करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एग्जिस्ट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्जेस भी बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो चार्ज है ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमारा इंटीजर के फॉर्म में होगा। इंटीजर किसके फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। इंटीजर बोले तो +1 -1 +2 -2 +3 -3, दिस ऑल आर व्हाट, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के फॉर्म में हमारा चार्ज होगा, न कि हमारा चार्ज पॉइंट के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ भी है, +-1e +-2e +-3 ... +-na। ठीक है, और Q = what we can write here, we can write Q = +-ne, where n = integer 1 2 3 4 5 6 7 to इन्फिनिटी तक, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग 2 बातें और जानेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जानना क्या है, इसको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ये काम आने वाले चीज़ हैं। ठीक है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे कि दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या दिया है, 1.672 × 10⁻27 kg। ठीक है जी, अब देखिए ये दोनों बातें लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए मेथड ऑफ चार्ज क्या है, मेथड टू चार्ज, यानी किसी बॉडी को चार्ज करने का मेथड क्या है, व्हाट इज द मेथड टू चार्ज एनी बॉडी। ठीक है, तो इनका 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग मेथड और फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन बोले तो टच, एक दूसरे को जैसे हम लोग टच करते हैं ना, तो टच कराकर किसी बॉडी को चार्ज करना, वो हो गया कंडक्शन मेथड। और फ्रिक्शन यानी रगड़ने वाला चीज़, एक दूसरे को हम लोग या अपना दोनों हाथ क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जब हम लोग खींचते हैं, रगड़ते हैं, तो वो थर्मल एजिटेशन के कारण वो बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग मेथड। और तीसरा होता है इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड जी, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, ना तो उसमें हम लोग चार्ज को रगड़ेंगे, घिसेंगे, और ना ही टच कराएंगे, उसके नज़दीक लाएंगे, उसके क्या करेंगे, नज़दीक लाएंगे, लेकिन उसको टच नहीं कराएंगे। ठीक है, और उस तरह से बॉडी, एक दूसरे बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ऐसे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया, बट देख लेते हैं एक बार और।
कंडक्शन मेथड यानी डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी एक दूसरे को कांटेक्ट में रखकर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, यानी इस बॉडी पे निगेटिवली चार्ज, इस बॉडी पे क्या है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और ये हमारा जो चार्ज है कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है जी, तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा है, ये न्यूट्रल चार्ज, दोनों को क्या कराया हमने, टच कराया। तो ये जो न्यूट्रल था यानी कोई चार्ज नहीं था इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे तो निगेटिव चार्ज था ही। एक बात और हम लोग नोट करेंगे कि कंडक्शन मेथड में सिमिलर टाइप के कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडी पे जो चार्ज होगा सिमिलर चार्जेस होगा। कैसा चार्जेस होगा, सिमिलर चार्जेस, यानी एक पे निगेटिव है दूसरा न्यूट्रल है, तो उसको टच कराने पे भी क्या मिल जाएगा, जो न्यूट्रल था उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक पॉजिटिव है दूसरा न्यूट्रल है तो टच कराएंगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, क्या पॉइंट है देखिएगा, कह रहा है कि इफ शेप साइज मटेरियल बोथ कंडक्टर इज सेम। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो कंडक्टर हैं, क्या है, दो कंडक्टर हैं जिनका शेप भी साइज भी और दोनों का जो जिससे बने हैं उनका मटेरियल भी क्या हो, सेम हो, तो टच कराने के बाद जो उन पे चार्ज होगा बराबर बराबर आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, आधे आधे भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इंडक्शन मेथड, कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड मतलब विदाउट कांटेक्ट, यानी हम लोग कांटेक्ट नहीं कराते हैं, एक दूसरे के पास मिलाते हैं बट क्या नहीं कराते हैं, कांटेक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है, निगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज द न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल। बट जैसे ही हम इन दोनों को पास मिलाते हैं, सटाते नहीं हैं, टच नहीं कराते हैं, बट क्या कर रहे हैं हम लोग, पास मिला रहे हैं। तो पास मिला रहे हैं तो ये देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक न्यूट्रल पार्टिकल या एक न्यूट्रल बॉडी में दोनों तरह का चार्ज होता है और दोनों बराबर बराबर भाग में होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव की तरफ, निगेटिव की ओर या निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज चला जा रहा है, और दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा है, यानी इसी को पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एक तरफ निगेटिव हो जाना, एक तरफ पॉजिटिव भागों में बढ़ जाना, दोनों अलग अलग भागों में बढ़ जाना, इसी को पोलराइजेशन भी बोलते हैं, कि यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है जी, तो पोलराइज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे कि निगेटिव चार्ज को यहाँ तो लाइए न्यूट्रल बॉडी के पास में, तो यहाँ एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो गया, और फिर एक ऐसा कंडक्टर लाएंगे, न्यूट्रल कंडक्टर, कैसा कंडक्टर लाएंगे, न्यूट्रल कंडक्टर, और उसको क्या कर देंगे, जो पोलराइज चार्ज पार्टिकल है, जो पोलराइज चार्ज पार्टिकल यानी जिसमें प्लस और माइनस अलग अलग भागों में बट गया है, उसमें क्या करा देंगे, टच करा देंगे, क्या करा देंगे, टच करा देंगे, और टच करा के हटा देंगे, टच करा के क्या कर देंगे, फिर हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो यहाँ पे इसका देखिए ये वाला रिजल्ट दिख रहा होगा आपको, ये एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे निगेटिव चार्ज आ गया। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इंडक्शन मेथड में दो बॉडी जब चार्ज होता है तो सिमिलर टाइप के चार्ज उन पे नहीं होता है, एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे निगेटिव, एक पे निगेटिव होगा तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ भी वही काम किया गया है, यहाँ भी वही काम किया गया है, बट यहाँ पे अर्थिंग किया गया है, अर्थ किया गया है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज लिए और यहाँ पे जब इसको सामने लाएं तो ये यहाँ पे
क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या कर दिए, अर्थिंग यहाँ पे कर दिए, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिए इस बॉडी को। और जब अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो ये हमारा जो अर्थ है एक समुंदर है, समुंदर बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या है, समुंदर, चार्ज का क्या है, समुंदर। यानी यहाँ पे अगर चार्ज वैकेंट है तो और ये क्या करेगा, दे देगा, क्या करेगा, दे देगा। और अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी ज़्यादा चार्ज है तो चार्ज को क्या करता है, ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो निगेटिव है ही, यहाँ पे प्लस प्लस यानी प्लस प्लस यानी खाली हो गया जगह, तो ये इलेक्ट्रॉन को और भर देगा। तो ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये फिर निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही इस तार को, इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड जैसा कि हम लोग बताए हैं कि रगड़ रगड़ कर चार्ज करना। यहाँ पे देखो दो बॉडी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करेंगे तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट होगा, और थर्मल एनर्जी जब जनरेट होगा तो जो बॉडी के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक दूसरे बॉडी में। ठीक है ना। और एक पे नेगेटिव आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। आ रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए, समझ में चमकना चाहिए, नहीं चमकेगा तो दिक्कत है। ठीक है जी। तो यही बातें हैं, हमने पढ़ लिया चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्शन में टच कराकर, और उसमें दोनों बॉडी पे सिमिलर चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव होगा दूसरे पे पॉजिटिव होगा, और कंडक्शन वाले में और इंडक्शन वाले में एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे निगेटिव होगा। और रबिंग मेथड में, रबिंग मेथड में यहाँ पे जैसे जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा वो क्या करेगा, दे देगा, यानी उस पर वैकेंट हो जाएगा, यानी उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्जेस लिया हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये ग्लास रॉड हो गया और ये सिल्क क्लॉथ हो गया, तो दोनों को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को रगड़ेंगे तो ये ग्लास रॉड जो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। यानी सिल्क क्लॉथ हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके पास ज़्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज को ले लिया। फर है और रबर है, ठीक है, फर और रबर, तो दोनों को जब रगड़ेंगे तो रबर जो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह उलेन क्लॉथ और अंबर दोनों को जब रगड़ेंगे तो उलेन क्लॉथ जो का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। और जैसे हम लोग कंघी, ये हमारा डेली लाइफ, डेली रूटीन का एग्जाम्पल है। कंघी यानी कॉम और ड्राई हेयर, हम लोग रोज़ बाल को क्या करते हैं, झाड़ते हैं। ठीक है जी। तो रोज़ बाल को झाड़ते हैं तो उसमें देखते हैं, ठीक है, कि ये जैसे अगर रगड़ोगे ना बाल पे, कंघी को रगड़ोगे तो ये जो हमारा ड्राई एयर जो होता है, हमारा बाल जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि कंघी क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कॉम जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए चार्ज और मास में कुछ हम लोग अंतर जानेंगे। पहले थोड़ा सा जान चुके हैं कि चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, बट मास हमेशा चार्ज के साथ नहीं आता है। दूसरा ये भी पढ़े हैं कि मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मूविंग चार्ज और रेस्ट चार्ज दोनों अलग अलग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, चार्ज हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज मोशन में रहे या रेस्ट में रहे दोनों इक्वल होता है, बट मास वेरिएंट, मोशन वाला मास और रेस्ट वाला मास दोनों अलग अलग होगा। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये क्या है, यानी चार्ज का नेचर अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, यानी प्लस प्लस रहेंगे तो रिपेल करेंगे और प्लस माइनस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी मास हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। जैसे देखते हैं जो एप्पल होता है, न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था उसी से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है
हाँ वो थर्ड लॉ ये छोड़िए, ये देखिए कि न्यूटन, हाँ न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन वाला छोड़ो बात, यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये है कि मास जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे जैसे एप्पल या कोई भी चीज़ देखते हैं अर्थ की ओर गिरता है तो अर्थ में क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब जैसे ही हो गया कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ कौन सा लॉ, कुलॉम्स लॉ। अब एक ये लॉ कुलॉम जी द्वारा दिया गया है ये लॉ, ठीक है ना। तो कुलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि ये कुलॉम्स लॉ होता क्या है, ठीक है ना। तो कुलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म भी पढ़ेंगे और कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी तो हम लोग कुलॉम्स लॉ देखते हैं क्या होता है। तो कुलॉम्स लॉ कुछ नहीं है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बतलाता है, यानी दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बतलाता है कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है और यह एक लाइन के अलोंग लगता है। यह एक कैसे लगता है, लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है जी। और देखिए ये जो हमारा फोर्स है, ये जो हमारा फोर्स है दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली। दो बातें याद रखना है। पहला बात कि इन दोनों चार्जों के बीच के लगने वाला फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा बात कि इन चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह एक लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है। अब देखिए ये 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया K, यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया फोर्स का। किसका फार्मूला मिल गया, फोर्स का। और यह कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और के का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। के क्या है, हमारा कांस्टेंट है। और के का वैल्यू जो होता है के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। फ्री स्पेस बोले या वैक्यूम बोले उनका क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ठीक है जी। अब देखिए हाँ ये के का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है एफ एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। यह एक लाइन के अलोंग लगता है, ये मैंने बता दिया है। और एफ बराबर F12 और F21 यानी 1 द्वारा F12 यानी 1 द्वारा 2 पे लगाया गया फोर्स और 21 मतलब 2 द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये कह रहा है हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसे जो हमारा रिजल्ट आता है उस पे हमारा फोर्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बट एक्चुअली हम लोग रियल वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो हमारा फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बट उतना हम लोगों को नहीं जानना है तो रफली मैंने लिख दिया कि F डिपेंड्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट ऐसा ये होता नहीं है। अगर इसका एग्जैक्ट चीज़ें देखेंगे डिस्कस करेंगे तो ऐसा होता नहीं है। बट हम लोग पढ़ते हैं कि F डिपेंड्स ऑन मीडियम यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है,
ठीक है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसी को बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए फोर्स और डिस्टेंस के बीच में हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, घट कर 1/4 टाइम हो जाएगा। और जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये हमारा फोर्स पहले से 4 टाइम बढ़ जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए हमने ये स्केलर फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था, स्केलर फॉर्म, यानी हम लोग इसमें डायरेक्शन का बात नहीं किए, ठीक है ना। तो F इक्वल टू हमने याद रख लिया, F इक्वल टू K/Q1/Q2/R², ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब वेक्टर फॉर्म यानी इसमें हम लोग वेक्टर को ऐड कर देंगे, ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म पढ़ना लाजमी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q2 है, दो चार्ज है, इनके बीच क्या है, R हमारा डिस्टेंस है। तो Q1 पे 1, Q1 यानी 1 पे 2 द्वारा लगाया फोर्स हमारा F12 हो गया, और 2 पे 1 द्वारा लगाया गया फोर्स हमारा F21 हो गया, ठीक है सी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1, यानी इधर इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे तो R2 माइनस R1, यानी ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। और अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो R1 माइनस R2, यानी R1 माइनस R2, R1 हो गया हमारा क्या, फाइनल, और R2 हो गया इनिशियल। दोनों डायरेक्शन में हमने अलग अलग लिया है, ठीक है सी। अब देखिए यहाँ पे F12, कौन सा, F12 यानी 1 पे 2 द्वारा लगाया गया फोर्स, 1 पे 2 द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा K/Q1/Q2, ये R², ये तो है ही, लेकिन F यानी 1 पे 2 द्वारा लगाया गया फोर्स, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे यानी इस डायरेक्शन में, देखिए 1 पे, यहाँ पे देखिए 1 पे 2 द्वारा लगाया गया फोर्स, तो ये हो गया K/Q1/Q2, और इसके डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इधर 1 पे लगाया गया, तो इधर, तो ये वाला वेक्टर लगा देंगे, इधर वाला ये वेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना। और ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगाएंगे, कौन सा वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग यूनिट वेक्टर हटा देंगे तो यहाँ पे R की जगह पे R1 माइनस R2 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। जैसे हम लोग जानते हैं R कैप बराबर क्या होता है, R वेक्टर बाई R, तो पहले से एक R था, पहले से 2 R था और एक R और आ गया, तो ये R³ हो गया। ये R को R1 माइनस R2 से हमने दिखाया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, कोई नया नहीं है, सेम चीज़ें हैं। वहाँ पे 1 पे 2 द्वारा लगाया गया, यहाँ पे 2 पे 1 द्वारा लगाया गया फोर्स, तो यहाँ पे हो गया K/Q1/Q2/R², ठीक है ना। और ये R2 माइनस R1 कैप को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म में ये है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो यहाँ देखो ये हो गया हमारा ये K/Q1/Q2/R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये स्केलर फॉर्म में है, और ये हमने वेक्टर लगा दिया R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। या इसको हम लोग डायरेक्ट लिखे, इसको डायरेक्ट लिखे तो ऐसे लिख लो ना, ऐसे K/Q1/Q2 K/Q1/Q2 बाय यहाँ पे R³, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R³, और यहाँ पे R कैप लग जाएगा, क्या लग जाएगा, R कैप। एक मिनट में साफ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लो फिर से, हाँ, F इक्वल टू दिख जाएगा K/Q1/Q2/R³, ये हो गया R वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा स्केलर हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है सी।
तो बस यही था हमारा स्केलर और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कुछ हम लोग जानेंगे सिमिलरिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो कह रहा है सिमिलरिटीज़ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ और क्या है, एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। यानी कहने का ये सिमिलरिटीज़ जो पढ़ रहे हैं हम बाबू, ये सिमिलरिटीज़ पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो जैसे हमारा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 1/r², यहाँ पे 1/r², ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी दोनों के बीच का जो फोर्स होता है एक लाइन के अलोंग लगता है। पहले हमने बता चुका है कि दो चार्जर के बीच जो फोर्स होता है एक लाइन के लॉन्ग लगता है। उसी तरह जो दो बॉडी होता है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक लाइन के लॉन्ग लगता है, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारा सिमिलरिटीज हो गया। तो कि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और दूसरा एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, दोनों एक दूसरे एक लाइन के अलोंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए डिफरेंसेस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, बस बात खत्म। और जो हमारा ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है जी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब देखो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बाबू ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, बहुत माइन्यूट चार्ज के लिए वैलिड है। एक्सटेंडेड बॉडी एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो ये देखिए ये दोनों बल्कि चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो इनके लिए ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए है। दूसरा बात, ये जो हमारा चार्ज है वो दोनों चार्जेस जब रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है ना, दोनों चार्जेस किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, तब हमारा कूलम्ब्स लॉ लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अगर दोनों चार्ज मोशन में हो गया, किस में हो गया जी, दोनों चार्ज मोशन में हो गया, तो हम बोलेंगे कि बाबू यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए या तो दोनों रेस्ट में हो या कम से कम एक चार्ज क्या हो, या एक चार्ज बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, दूसरा मोशन में हो चलेगा, बट कम से कम एक रेस्ट में होना चाहिए। और दूसरा यह पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। यही बातें था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बातें पढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, क्या रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बहुत सारा चार्ज पहले तो वहाँ पे रखेंगे, एक से अधिक चार्ज, जैसे यहाँ पे देखिए Q1 Q2 है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, Q1 Q2 Q3 Q4, जितना चार्ज रखना है उतना चार्ज रख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है कि किसी चार्ज पे किसी एक चार्ज पर जो नेट चार्ज होगा, किसी एक चार्ज पर नेट चार्ज, उस चार्ज पर लगाए गए अलग अलग चार्ज द्वारा फोर्स का वेक्टर सम होगा। फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यानी एफ नेट ऑन एन, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एफ नेट ऑन एन, यानी एन ये वाला जो चार्ज है इस पे लगाया गया टोटल फोर्स जो है Q1 Q2 Q3 और Q4 द्वारा अलग अलग जो फोर्स लगाया गया उनका वेक्टर सम जो होता है, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। और दूसरा बात ये भी है कि जो हमारा यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 2 पे 1 द्वारा लगाया गया चार्ज 2 1,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 3 चार्ज हो गए तो 2 पे 1 द्वारा लगाया गया चार्ज क्या होगा, 2 1 ही होगा, ना कि अलग हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब कि चार्ज जब एक्स्ट्रा चार्ज आ जाते हैं तो उससे दूसरे चार्ज द्वारा पहले वाले चार्ज पे लगाए गए फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी यहाँ पे Q1 और Q2 है तो Q1 द्वारा Q2 पे उतना ही चार्ज फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी Q1 द्वारा Q2 पे उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है जी। Q3 को आने से Q1 द्वारा Q2 पे जो लग रहा है फोर्स वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमको ये बातें जानना था कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, इफ़ अ सिस्टम ऑफ एन चार्ज द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे चार्ज होंगे तो बहुत सारे चार्ज में से कोई एक चार्ज लेते हैं और उस चार्ज पे लगाया गया टोटल जो फोर्स होगा उस चार्ज को छोड़कर जितने भी चार्ज हैं उनके द्वारा उस चार्ज पर लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। ठीक है, बस यही जानना था और कुछ नहीं जानना था। ठीक है ना, देख लो एक क्वेश्चन है शायद, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके 3 कॉर्नर है, तीनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव और सेम चार्जेस हैं। तीनों कॉर्नर पे क्या है, सेम चार्जेस हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी तीनों का साइड क्या होगा, सेम होगा। फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स, यानी किसी एक पे चार्ज हमको निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। कैसा चार्ज निकालना है, नेट चार्ज। तो देखिए ये मान लो मैंने सी पे निकाल रहा है, किस पे निकाल रहा है जी, सी पे निकाल रहा है, किसी एक पे निकालना है, मैं सी पे देख रहा हूँ। तो सी पे देखिए, तो सी, ये देखो ये सी और ए को देखते हैं तो ए और सी पे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ए क्या करेगा, सी को इधर रिपेल करेगा। अब देखिए ये वाला, ये कौन सा, बी और सी वाला, तो बी जो है सी को इधर रिपेल करेगा। ठीक है जी, ये और ये। तो आप देखो, अब यहाँ से ये जो दिख रहा है ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये दोनों सेम चार्जेज हैं, ये दोनों सेम चार्जेज हैं, तो इस पर भी एफ सी ए मैंने मान लिया, एफ सी ए को अगर एफ कर दें और यहाँ भी एफ कर दें तो दोनों सेम ही फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ स्क्वायर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 कर देंगे। ये हमारा वेक्टर एडिशन लॉ है। यहाँ पे f1 यानी f दोनों सेम ही है ना, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो वेक्टर एडिशन जो जिसको अगर वेक्टर पता होगा तो ये आसानी से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया √3f आ गया और f का वैल्यू KQ स्क्वायर Q1 Q2 यानी दोनों चार सेम है तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बात ख़त्म। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे जैसे एक हमारा स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, और इन सारे पे क्या है, सिमिलर चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, सिमिलर चार्ज रखा हुआ है और बोल रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज Q है, Q चार्ज है और इस पे नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो बाबू, ये देखो ये और ये चार्ज, ठीक है, ये देखो ये Q चार्ज है तो इस पर कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग प्लस मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं। निगेटिव भी मान सकते हैं बट हम प्लस मान रहे हैं, तो प्लस प्लस, तो देखो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर। ठीक है, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। यानी हमारा नेट फोर्स जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग अब यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं किए, अब हम लोग क्लास को ओवर कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम यहीं अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।